नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट की अगर हम सब बात करें तो सीटेट में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की हम सब थ्योरी क्लास को शुरू किए हैं, जिसमें हम सब एक एक टॉपिक को लेते हैं। उस टॉपिक से संबंधित सबसे पहले हम सब थ्योरी को समझते हैं, फिर उसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी कवर करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज का जो आपका टॉपिक है सीडीपी के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है दोस्तों सामाजिकरण, इस टॉपिक को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं, अगर हम सब सामाजिकरण को कवर कर रहे हैं तो आपके सीटेड एग्जाम में सामाजिकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, पहले आपको हम यह दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यह क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह पूछा गया था आपका 20 अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पूछा गया था। और आप पे कोई भी क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके अब तक कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लीजिए उसमें आपको सामाजिकरण से क्वेश्चन मिल ही जाएगा कन्फर्म एकदम। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहे थे निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। अब इसे हम हर एक टॉपिक को समझेंगे। इसमें जो सामाजिकरण के जितने भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हर एक पॉइंट को समझेंगे। और क्वेश्चन की अगर हम सब बात करें, इसमें और क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, शैशवावस्था में सामाजिकरण की खाली जगहें संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण खाली जगहें संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में हम सब आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि सामाजिकरण से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। अब हम सब आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को सामाजिकरण के बारे में समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में साथ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर अब तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण की विशेषता सबसे पहले समझते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है दोस्तों? अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। अंतःक्रिया मतलब वह होता है जैसे कोई बच्चा जब एक दूसरे से मिलकर सीखे, एक दूसरे से बात करके सीखे, इसी को आप अंतःक्रिया करके कह सकते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बालक सीखता है। वही सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है, व्यक्ति जो है, आपस में अंतःक्रिया करके सीखता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको हमने जो पहला क्वेश्चन अभी बताया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। यह जो सामाजिकरण होता है यह निरंतर चलती है दोस्तों, और सरल से जटिल की तरफ चलती है। यह भी पूछा गया था ना कि सरल से जटिल के जो सामाजिकरण होता है बालक का सरल से जटिल की तरफ होता है। अगर इसे आपको हम और आसान शब्दों में बताएं, जैसे जो बच्चा है सामाजिकरण के बारे में, जैसे सबसे पहले जो रिश्तेदार लोग हैं उन्हें कोई नहीं जान जाता। पहले छोटे छोटे चाचा पापा मम्मी इनको सबको जानता है, फिर धीरे धीरे जाता है कि हाँ ये हमारे पापा के घर के रिश्तेदार हैं, ये हमारे चाचा के घर के रिश्तेदार हैं। इस तरीके से वह सीखने का प्रयास करता है। जो सामाजिकरण होता है वह सरल से जटिल की तरफ होता है और यह लगातार चलता है दोस्तों। इसमें इसकी गति में तेज या धीम हो सकता है, लेकिन यह निरंतर चलती रहती है। और सामाजिकरण क्या होता है दोस्तों? बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ऐसा नहीं सिर्फ एक आयामी होता है, एक रेखिक होता है, एक रेखिक नहीं होता। जो सामाजिकरण होता है वह बहुआयामी होता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष मतलब होता है जो बच्चे को सामने दिख रहा हो। अप्रत्यक्ष मतलब कैसा होता है? जो सामने नहीं दिख रहा है तभी उसकी बात किया करे बालक तो ही होता है। कह रहे हैं जो सामाजिकरण होता है जो चीज हम सामने देखते हैं वह तो प्रत्यक्ष हो गया, जो नहीं देख रहे हैं वह भी आपके अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ गए, एक बच्चा जाके उस रिश्तेदार के पैर छू लिया, आपका बच्चा देख रहा है, उसे भी लगा कि वह बच्चा पैर छुआ, हम भी जाके पैर छूना चाहिए। अब उसे यह नहीं पता है कि पैर छूने से क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक बच्चे को देखकर एक बच्चा गया पैर छूने, यह आपका प्रत्यक्ष है, मतलब वह देख के सीखा। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि जो चीज ना देखा जाए, जैसे स्कूल में जो पढ़ा दिया जाता है, विद्यालय में जो पढ़ा दिया जाएगा, हाँ जाके सबको गुड मॉर्निंग बोलना है, जाके इनको मतलब जो नॉलेज सिर्फ बता के कराया जाए वह आपका अप्रत्यक्ष होता है।
तो इतने पॉइंट को आप समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे, इसी से 2 क्वेश्चन आपका मिल गया। अब हम समझते हैं जो समाजीकरण की औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। देखिए, पूरे क्लास में हम आपको जो टेक्निकल शब्द होंगे उसको सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप उसे जान गए तो सवाल बहुत आसानी से आप हल कर जाएंगे। जैसे पूछ लेगा औपचारिक क्या होता है, बच्चा औपचारिक देखेगा, औपचारिक की समझ नहीं पाएगा औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक मतलब क्या होता है, समस्याएं यहीं पे हो जाती हैं। हम सब सबसे पहले आपको औपचारिक बताते हैं। औपचारिक के सामने लिखा गया है दूसरी भाषा और अनौपचारिक के सामने लिखा गया है मातृभाषा। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, औपचारिक मतलब होता है जो बालक दूसरी भाषा में सीखे और जो सिस्टम से सीखे वह आपके औपचारिक होता है। जो विदाउट सिस्टम से सीखे अनौपचारिक होता है, जिसे मातृभाषा। अब मातृभाषा में जो बच्चा घर पे सीखता है वह कोई सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से नहीं सीखता है। कोई व्याकरण नियम उसमें लगाता है, नहीं लगाता है। लेकिन जब विद्यालय में सीखता है, विद्यालय में कैसे सीखता है, वह नियमबद्ध के तरीके से सीखता है। औपचारिक और अनौपचारिक में यही अंतर है। इसमें सांस्कृतिक कल्चर का ट्रांसफर होता है। आप कहेंगे यह इसका क्या मतलब हुआ, सांस्कृतिक कल्चर का ट्रांसफर होता है। जैसे भी कोई बच्चा पंजाब का बच्चा है, वह महाराष्ट्र में चला गया। अब तो पंजाबी यहाँ पे जान रहा है, पंजाब में पंजाबी जान रहा है, लेकिन जब महाराष्ट्र में गया उसे महाराष्ट्री जानना पड़ेगा। यही होता है सांस्कृतिक कल्चर। लेकिन यहाँ पे जो कल्चर होता है, पंजाबी जो कल्चर है वह तो जान ही रहा है, लेकिन वह जाके महाराष्ट्र का भी कल्चर सीख लेगा। यही होता, और अपना जो कल्चर है उसे भी कल्चर पे वहाँ पे वो फॉलो करने लगता है। मतलब कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में वह ट्रांसफर हो गया। पंजाबी से महाराष्ट्रीय कल्चर वह सीखने लगा। कैसे सीखा, सामाजिकरण के द्वारा सीखा। सामाजिकरण द्वारा बनाए गए रीति रिवाज या नियमों पर आधारित होता है। जो सामाजिकरण होता है दोस्तों, वह किस पे होता है, रीति रिवाजों पर होता है, नियमों पर आधारित होता है। कहीं आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, सामाजिकरण रीति रिवाजों से हम कैसे सीखेंगे। दोस्तों, रीति रिवाजों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सामाजिकरण में। समाज में कहते नहीं, पापा बोले कि चाचा है तो नमस्ते कर लेना, कोई रिश्तेदार है तो नमस्ते कर लेना, मतलब एक रीति रिवाज बनाया गया है। कोई त्योहार हो गया कि जो हमारा फेस्टिवल है, फेस्टिवल में हमको नए कपड़ा पहनना है, इस तरीके से व्यवहार करना है, ये सब कैसे है, यह रीति रिवाज के द्वारा सामाजिकरण हो रहा है बालक का। अब हम सब कुछ प्रकार आपको बताते हैं, सामाजिकरण के प्रकार क्या हैं। प्राथमिक समझ, देखिए सामाजिकरण के 2 प्रकार हैं। और क्वेश्चन में जो पूछा गया था, दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, आपको फर्स्ट दिखाए थे जो लेटेस्ट आपका सीटेट एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सामाजिकरण के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। जिनके संपर्क में बालक स्वयं से आता है उसे आप प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे। अब तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा, बालक के स्वयं से किसके, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे बच्चे का जो परिवार होता है, मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, इनके तो संपर्क में बालक स्वयं से आता है। ऐसा तो है नहीं परिवार में कोई बच्चे को छोड़ के जाता है, मित्रों को कोई ले जाके मिलाता है, चलो हम तुमको दिखाते हैं तुम्हारा मित्र है, ऐसे तो कोई करता नहीं है। जिनके संपर्क में बालक स्वयं से आता है वह प्रथम समाजीकरण में होता है। जैसे परिवार हो गया, आसपास पड़ोसी हो गए, सहपाठियों का समूह हो गया। अब द्वितीय समाजीकरण की अगर हम सब बात करें तो जिनके द्वारा बालक को लाया जाए, जैसे विद्यालय। अब विद्यालय में बच्चा खुद से नहीं जाता कि हमको विद्यालय जाना है, विद्यालय परिवार के द्वारा लाया जाता है, विद्यालय में छोड़ा जाता है, तब विद्यालय इसलिए आपका द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। वही कह रहे हैं, जिनके संपर्क में बालक दूसरे द्वारा लाया जाता है आपका द्वितीय समाजीकरण होता है। जैसे स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, धार्मिक स्थल हो गए, लाइब्रेरी हो गया, यह सब आपके द्वितीय समाजीकरण के उदाहरण हैं। यहाँ पे आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके हर बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम कुछ कारक समझते हैं समाजीकरण के प्रमुख कारक। जैसे परिवार हो गया, परिवार की विशेषता बता रहे हैं। परिवार समाजीकरण का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सक्रिय तथा प्राथमिक कारक होता है। परिवार बच्ची के जो सीखने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो परिवार का होता है। परिवार में दोस्तों बच्चा पहली प्राथमिक संस्था है,
सबसे पहला विद्यालय है उसका परिवार ही माना जाता है। परिवार में सबसे आपका जिस तरीके से माहौल देंगे बच्चा उसी तरीके से आपके परिवार में सीखेगा। परिवार में एक बच्चा आदतें, संस्कार तथा बड़ों का सम्मान करना, ये मिलजुल कर रहना सीखता है। परिवार अगर उसे सिखा रहा है कि हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है, हमारे संस्कार हैं, बड़ों का सम्मान करना है, बच्चा वह सब कुछ सीख जाता है। लेकिन अगर कहीं गलत चीज़ सिखा देंगे तो बच्चा फिर गलत हो जाता है। अब विद्यालय की बात करें। विद्यालय आपको पता होगा द्वितीयक संस्था है और औपचारिक कारक है दोस्तों। आप कहेंगे औपचारिक मतलब, आपको उन्हें पहले बताया औपचारिक जहाँ पे हम नियमबद्ध तरीके से सीखें, अनौपचारिक जो हम जैसे हमारी मातृभाषा है उसमें हम सीखें। तो वह अब आपको घर में कोई चीज़ सिखा रहा होगा, बोलना, जैसे पापा बोलना है, आपको कोई व्याकरण कोई नियमबद्ध तरीके से सिखाता है, नहीं, बोलो बेटा पापा, वो पापा का पापा वो बोल रहा है, तब कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन वहाँ पे कोई नियम नहीं लग रहा है, कोई व्याकरण नहीं लग रहा है। लेकिन विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि आपको पापा को पा बोलना है, इस तरीके से बोलना है। तो ये सब औपचारिक कारक होते हैं। ये समानता, सहकारिता, समय पालन, समूह भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है दोस्तों? समानता की भावना, सहकारिता की भूमिका, समय पालन की, समूह बनाना, यह सब हमको कहाँ पे सीखने को मिलता है? विद्यालय में सीखने को मिलता है। आगे है हम उम्र के बच्चे। हम उम्र के बच्चे दोस्तों, जिस तरीके से परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद अगर हम सब किसी की बात करें तो हम उम्र के बच्चे। आप कहेंगे हम उम्र के बच्चे क्यों? अभी आप जो बच्चा, आप कोई बच्चा होगा, आप देखे होंगे आपसे जब बात करता होगा, अगर आपसे बहुत छोटा है तो आपसे वो इस तरीके से नहीं बात करता। लेकिन जब उसे उसके हम उम्र के उसके साथी मिल जाते हैं तो एकदम खुल के बोलता है, जो मन हो वैसे बात करता है। यही होता है हम उम्र के बच्चे। करें बाइगोस्की ने हम उम्र बच्चों को सामाजिक विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि हम उम्र के बच्चा बिना किसी दबाव विचारों को आदान प्रदान करता है, जो सामाजिकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही कह रहे हैं कि जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे जो बच्चा अपना विचारों का आदान प्रदान करता है वह किसी के दबाव से, किसी के डर से नहीं करता। जनसंचार माध्यम दोस्तों, टेक्नोलॉजी का आज का ज़माना चल रहा है, तो जनसंचार बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है बच्चे के विकास में। जैसे आज के समय में सोशल मीडिया सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर चीज़ ले सकते हैं, यूट्यूब ले सकते हैं। हर चीज़ का दो पहलू होता है। कुछ लोग यूट्यूब को बहुत पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग निगेटिव लेते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसी चीज़ को किस वे में ले रहे हैं। हर चीज़ का दो पहलू होता है। ऐसा नहीं कि कोई कह गया चलिए इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है बच्चा, इंस्टाग्राम के भी दो पहलू हैं। बहुत बच्चे इंस्टाग्राम से ही अपने स्टडी कर रहे हैं, जो उस पर शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, आपको सिर्फ निगेटिव पहलू नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सपोर्ट करिए। और यहाँ पे आपको 2011 से 24 तक हमने जैसे आपको बताया ही सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। साथ में साथ आपको उन सब की पीडीएफ भी आपको @ यस फॉर स्टडी टाइप करेंगे, यस फॉर स्टडी 1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप साउंड ही होकर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी क्लास के क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम और कुछ प्रमुख कारक समझते हैं। हैडलॉक के अनुसार, हैडलॉक के अनुसार बालक जन्म के प्रथम माह में प्रकाश, ये सब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चा प्रथम माह में क्या करता है? प्रथम माह में दोस्तों वो प्रकाश और आवाज की ओर आकर्षित होता है। दूसरे महीने में मुस्कुराना शुरू कर देता है। तीसरे महीने में अपनी माँ की आवाज और बाकी आवाज़ों से अलग कर लेता है। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, उसकी माँ जब बुलाती है बेटा, तो वह उस आवाज़ में और कोई जब बुलाता है उस आवाज़ में अंतर कर लेता है कि हमारी मम्मी कौन है और हमारे पापा की आवाज़ कौन है, और कोई दूसरा आवाज़ बुला रहा है उसकी आवाज़ कौन है। अब हम सब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझते हैं सामाजिकरण के। देखिए एक्टिव एजेंसियाँ, अगर हम सब एक्टिव एजेंसिया की बात करें, सक्रिय एजेंसियां जो होती हैं जिस पर बच्चे का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे हम एक्टिव एजेंसी के नाम से कहते हैं। जैसे ऐसा कोई चीज़ हो जिसका प्रभाव बच्चे पर सीधा पड़े। आप कहेंगे ऐसा क्या होगा? देखिए जैसे परिवार। अब परिवार आप प्राथमिक द्वितीयक सामाजिकरण में ना जाइए कि उसमें इनको इंक्लूड ना करिए, अलग है। एक्टिव एजेंसियां जो होती हैं इसके अंतर्गत परिवार आता है। परिवार में स्कूल आता है,
इन सब का प्रभाव बच्चे पर सीधा देखने को मिलता है, जैसे चर्च हो गया, युवा हो गया, गतिविधियों का समूह हो गया, संघ हो गया, सामाजिक कल्याण हो गया, एजेंसियां हो गई, खेल क्लब हो गए, संग्रहालय हो गए, मनोरंजन हो गए। इन सब का प्रयोग बालक पे एक तुरंत प्रभाव, सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे एक्टिव एजेंसियों के नाम से जानते हैं। अब पैसिव एजेंसियां बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे मीडिया हो गया। अब मीडिया की बात कीजिए, पुस्तकालय, प्रेस, सिनेमाघर, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, पत्रिका, इन सब का प्रभाव बच्चे पर सीधा नहीं पड़ता, यह आपके निष्क्रिय एजेंसियों के अंतर्गत आते हैं। हम सब आपको तीन सिद्धांत बताते हैं, सामाजिक गण के तीन जो प्रमुख सिद्धांत हैं। कूले का स्वदर्पण सिद्धांत, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कूले के स्वदर्पण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत कूले कहते हैं समाज एक दर्पण है। समाज क्या है दोस्तों? समाज एक दर्पण है के समान होता है। समाज तथा अन्य लोगों के संपर्क में आने से बच्चा स्वधारण यानी स्वयं के बारे में सोचने की भावना विकसित होती है। व्यक्ति स्वयं की कमियां एवं बुराई नहीं देख पाता। समाज वह आईना है जो व्यक्ति को कमियां उजागर करके उन्हें सुधारते हुए एक सामाजिक प्राणी बनाता है। इसका जो मतलब होता है दोस्तों, जैसे फूले जो कह रहे थे, अगर समाज वह जरिया होता है जिससे बच्चा अपने कमियों को दूर कर पाता है। जैसे बच्चा कोई गलती करे, समाज लोग कहते नहीं कि अरे वो बच्चा सही नहीं है, वो बच्चा बहुत बढ़िया है। या फिर अगर किसी बच्चे को बोले तुम्हारी ये कमी है, 4 लोग बोले, जैसे एक लोग कोई बोलेगा तो बच्चा छोड़े, एक लोग अगर वही चीज़ 10 लोग बोले तो वो बच्चा सोचेगा कहीं हमारे में गलती तो नहीं है, फिर उसे सुधारने का प्रयास करता है। यही कहते हैं कि समाज के जरिए अपनी कमी और बुराई को देख लेता है और उसे दूर करता है। और खुद से कोई, अब बताइए, खुद से कोई अपनी कमी अपनी बुराई देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। उसे तो लगेगा हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब समाज उसे बताएगा नहीं ये चीज़ गलत है, तब वह उसे दूर करने का प्रयास करेगा। और वह जरिया क्या है? समाज है। अब है मीड का मैं और मुझे सिद्धांत। देखिए बहुत ही यह रोचक है दोस्तों। अकेला व्यक्ति समाज पर ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना मैं कहलाता है। मैं का मतलब, जैसे अभी बहुत लोग होते हैं ना आपके गांव में, कहते हैं हमको अपने से मतलब है, बाकी दूसरे से किसी से नहीं मतलब है, दुनिया भाड़ में हमसे नहीं मतलब, हमको सिर्फ खुद से मतलब है, मैं से। यही आपका क्या कहलाता है? मैं से। लेकिन जब उसे आगे ये एहसास होता है हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो खुद का स्वार्थ है, उसे भी पूरा करने के लिए दूसरे का स्वार्थ जरूरी है, दूसरे के बिना सहयोग हम उसे नहीं पूरा कर सकते। यही आपका मैं से मुझे हो जाता है। जैसे कुछ समय बाद वह महसूस करता है कि उसके स्वार्थ की पूर्ति दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति पर निर्भर है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होना ही मैं से मुझे की ओर या स्वयं से समाज की ओर ले जाता है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। बहुत लोगों को कहते हैं ना हमको अपने से ही मतलब है, लेकिन उसे ध्यान देना चाहिए कि उनको अपने से ही मतलब है, लेकिन बिना दूसरे से मतलब लिए उनका अपना मतलब नहीं निकल सकता। एरिक्सन को हम समझते हैं। एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, फ्राइड के शिष्य थे एरिक्सन ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें कुल 8 सिद्धांत इन्होंने बताया। एरिक्सन फ्राइड के सिद्धांत में काम वासना में दी गई वरीयता से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष पर फोकस किया। किस पे दोस्तों? सामाजिक पक्ष पर फोकस किया। और इस सिद्धांत के सभी 8 अवस्थाएं मिलकर व्यक्ति को जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन को शामिल करते हैं। कौन सी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं थी। आगे हम बताते हैं। प्रत्येक अवस्था में 2 विशेषता है बनाम वर्सेस शब्द से जुड़ी हुई। चलिए सब, तथा किसी भी अवस्था के सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर एक गुण का विकास होता है। कह नहीं, जब हम एक अवस्था को प्राप्त करते हैं हमको एक गुण का विकास हो जाता है। जैसे यहाँ भाई पहला अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास। जी उम्र क्या होगी इससे? 0 से लेकर 18 माह। इसमें गुण क्या देखने को मिलता है? आशा देखने को मिलता है। अब देखिए, हम आशा है कि हमको, जब छोटा बच्चा होता है भूखा है, उसे आशा है कि हमको कोई दूध पिलाएगा या फिर हमको कोई पानी पिलाएगा, एक आशा है। अब जब हमको आशा आई, हमको मिल गया, तब हमारे आगे अगली इच्छा क्या आ जाएगी? इच्छा शक्ति। अब हमको ये भी चाहिए। संयुक्त बनाम शर्म दोस्तों, यह 18 माह से 3 वर्ष तक होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? इच्छा शक्ति देखने को मिलती है। जब इच्छा शक्ति देखने को मिली, फिर उसके बाद अगला क्या होगा दोस्तों? उद्देश्य पूर्णता भी भावना आ गई, फिर प्रतियोगिता की भावना आ गई। इस प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बढ़ते जाते हैं। थर्ड है पहले बनाम अपराध बोध। यह
किस उम्र में देखने को मिलता है? 3 से 5 वर्ष। क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण इसका गुण है। परिश्रम बनाम हीनता दोस्तों, यह 5 से 13 वर्ष है। इसमें गुण क्या है? प्रतियोगिता है। पहचान बनाम भ्रांति दोस्तों, इसमें 13 से 21 वर्ष है। इसमें क्या देखने को मिलता है? वफादारी। आत्मीयता बनाम अलगाव, 21 से 40 वर्ष है। इसमें क्या? प्यार देखने को मिलता है। उत्पादक बनाम स्थिरता, 40 से 65 वर्ष। इसमें परवाह होती है। जो 40 से 65 वर्ष का आदमी होता है उसे अपने परिवार को, अपने बच्चों के लिए बहुत परवाह होती है कि हमको सेटल होना है, बच्चों को सेटल करना है, क्या मतलब सारी परवाह है सिर्फ 40 से 65 वर्ष की आयु में देखने को मिलती है। उसके बाद वो संपूर्णता बनाम निराशा होता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो यहाँ पे सफल बन गया तब तो भाई वह संपूर्णता हो गया, नहीं सफल बना तो निराशा होगी। 65 से आगे की जो उम्र होती है उसे बुद्धिमानी में तो ज्ञानी बन जाता है, हर चीज में ज्ञान देगा, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ऐसा बन। और ज्ञानी हो ना क्यों दोस्तों, वह इतनी चरणों से होकर गुजरा है तब यहाँ पे पहुंचा है। इसलिए बुजुर्ग लोग जो कहें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि नहीं चलिए ऐसे बोल रहे हैं। उन्होंने इन सब की अवस्थाओं से होकर गुजर कर इस अवस्था पे पहुंचा हुआ है। ऑप्शन आप यहाँ पे 8 पूरा जो इसके चरण थे यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कड़ी की प्राथमिक संस्था है? आपको बताए थे प्राथमिक संस्था, आप कहेंगे प्राथमिक संस्था परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, मित्र हो गए। तो परिवार पड़ोसी कौन सा है? आप कहेंगे थर्ड है। सामाजिक कड़ी एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। आप कहेंगे सामाजिक कड़ी एक प्रक्रिया है मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। निम्न में से कौन सा सामाजिक कड़ी का निष्क्रिय एजेंसी है? आपको बताना है निष्क्रिय एजेंसी। हमने जैसे बताया था ना कि निष्क्रिय एजेंसी और एक्टिव एजेंसी। तो स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। आप कहेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय आपका निष्क्रिय एजेंसी होता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? सहयोगात्मक अधिगम, योगात्मक आकलन, मस्तिष्क ब्रेन स्ट्रोमिंग, रूपात्मक। आप फर्स्ट इसमें कहेंगे सहयोगात्मक अधिगम दोस्तों। सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है? समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक के पढ़ाए गए के बीच संबंध। तो सामाजिकरण जो है वह आपका बी ऑप्शन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृति और क्या सम्मिलित है दोस्तों? सहयोग, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोह को निरुत्साहित करना। थर्ड है व्यक्तित्व विकास। फोर्थ है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। देखिए लेबलों में तो नहीं होगा, लेबलिंग करना बराबर का इधर तो नहीं। ऑप्शन थर्ड सही होगा। व्यक्तित्व विकास दोस्तों, व्यक्तित्व विकास। अगला क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? इसमें नहीं बताना है, निगेटिव पॉइंट है। विद्यालय, परिवार, भौतिक आधारभूत संरचना, मीडिया। आप यहाँ पे देखेंगे तीनों का मिलता है लेकिन भौतिक आधारभूत संरचना नहीं देखने को मिलती। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मिलान उचित है? संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक परिपक्वता। फोर्थ है सामाजिक विकास, वातावरण। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, संज्ञानात्मक और परिपक्वता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी ऑप्शन सामाजिक, इसमें मिलान सही है तो सामाजिक विकास, वातावरण। आपको माहौल फोर्थ सही होगा। आपको वातावरण से दोस्तों, वातावरण का मतलब परिवेश होता है। आपको जैसा माहौल मिले, जैसा परिवेश मिले वैसा ही आपका सामाजिक विकास होगा। आप गाली गलौज वाले परिवार में रहें फिर आप क्या सीखेंगे? गाली गलौज सीखेंगे। अच्छे परिवार में रहेंगे तब क्या सीखेंगे? अच्छा माहौल सीखेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों सामाजिकरण को कवर किया। अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। एक साथ ये क्लासें समाप्त करते हैं। धन्यवाद।